सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस का एपिसोड नंबर 3 और 4। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो एक पहाड़ के ऊपर बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से अपनी जूनर आती है। अपना जो ज़ियोयान है ना, वो जूनर को देख के शॉक हो जाता है। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ और मैं कुछ समय तक खुद को ट्रेन करना चाहता हूँ, तो तुम फिर मेरे पास वापस से क्यों आ गई। अपनी जूनर उसे रिप्लाई में बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एनकरेज करने के लिए आई हूँ। ये बात सुन के जो अपना ज़ियोयान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जूनर को रिप्लाई में बोलता है कि तुम ही हो जो मेरी एक सच्ची दोस्त हो। तुमने मुझे मेरे लो पॉइंट पे भी सपोर्ट किया है और अब मैं जब ट्रेनिंग कर रहा हूँ तब भी तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो। फिर जो अपना ज़ियोयान है ना, वो जूनर की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। जूनर बोलती है कि तुम्हें मेरी किस टाइप की हेल्प चाहिए। ज़ियोयान बोलता है कि मुझे तुमसे थोड़े पैसे उधार चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार में दे सकती हो। और प्लीज़ ये चीज़ मेरे पापा को मत बताना, ये चीज़ एक सीक्रेट है हम दोनों के बीच में, ये चीज़ एक सीक्रेट है उनसे भी। तो क्या तुम मेरी हेल्प करूंगी और मुझे थोड़े से पैसे उधार में दे सकती हो। जूनर उसे बोलती है कि तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे लिए 1000 सिक्के क्या इनफ है। ज़ियोयान बोलता है कि 1000 सिक्के मुझे लगता है थोड़े कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़े रेयर टाइप के आइटम्स खरीदने, तो तुम थोड़े ज़्यादा दे सकती हो क्या मुझे। तभी जो अपनी जूनर रहती है ना, वो अपना गोल्डन कार्ड बाहर निकालती है और अपने ज़ियोयान की तरफ दे देती है। ज़ियोयान को बोलती है कि तुम ये कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो इसको देख के जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो बोलता है कि यार मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करी है। जूनियर उसे बोलती है कि हम दोनों दोस्त हैं, हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो कार्ड है ना, मैं तुम्हें एक कंडीशन पे दूंगी कि तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाना होगा, तुम जो भी रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हो। इस चीज़ पे जो अपना ज़ियोयान है ना, वो एग्री कर जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और ये दोनों मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद ये लोग एक फार्मेसी के सामने रुकते, जहाँ पर एक जो असिस्टेंट नाम का आदमी रहता है ना, मतलब एक असिस्टेंट नाम नहीं है इसका, ये असिस्टेंट है इस जगह का। तो ये यहाँ से बाहर आता है और ये इन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। जूनियर जो है ना, असिस्टेंट को अपना गोल्डन कार्ड दिखाती है, जिसको देख के जो असिस्टेंट रहता है ना, वो उन्हें प्रॉपरली ग्रीट करता है और उन्हें अंदर आने का मौका देता है। उन्हें बोलता है कि मैं आपकी किस तरीके से सेवा कर सकता हूँ, मुझे बताइए। वहीं पर थोड़े दूर में दो सैनिक खड़े होते, जो कि अपने ज़ियोयान और जूनियर के ऊपर नज़र बनाए रखे थे। ये जो असिस्टेंट है ना, ये प्रॉपरली इन लोगों को अपनी शॉप के बारे में बताता है कि हमारी जो शॉप है ना, उसके ऑक्शन हाउस के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे रेयर आइटम्स हैं ना, वो हम हमारी शॉप में रखते हैं। अब जो अपना असिस्टेंट है ना, वो उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर किस चीज़ को खरीदना है, आप मुझे बताइए, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। अपना ज़ियोयान बोलता है कि मुझे चाहिए 20 साल पुराने पर्पल आर्किड लीव्स के टुकड़े और 5 साल पुराने बॉर्न वॉश फ्लावर के 5 टुकड़े चाहिए। तभी जूनर बोलती है कि आप जो ये रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करा रहे हैं ना, आप इसे पैक मत करिएगा, पहले हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, फिर आप इसे पैक कर दीजिएगा। फिर यहाँ से जो वो असिस्टेंट है ना, वो ये रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए निकल जाता है। फिर जो रिंग है ना, उसके अंदर से याओ लाओ बोलते हैं कि एक लड़की का साथ होना बहुत बढ़िया बात होती है, शॉप में वो अच्छा मोल भाव कर लेती है, लेकिन तुम मुझे मौका दोगे उन सब रॉ मटेरियल्स को चेक करने का। फिर जो असिस्टेंट है ना, वो सारे रॉ मटेरियल्स लेकर आ जाता है उनके सामने और उनको दिखाता है। जो अपना ज़ियोयान है ना, वो अपनी रिंग की हेल्प से वो सारे रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करता है, और जो याओ लाओ है ना, उन्हें ये सारे रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर जो असिस्टेंट है ना, वो इन रॉ मटेरियल्स का प्राइस बताता है, जो कि था 2000 गोल्ड कॉइन्स। फिर असिस्टेंट पूछता है कि आपका उद्देश्य क्या है ये रॉ मटेरियल्स खरीदने का। ज़ियोयान दूसरी तरफ अपनी पेमेंट कर देता है और उसे बोलता है कि ये सब चीज़ें तो एक सीक्रेट है। इतना बोलने के साथ ही साथ वो जो लोग हैं ना, वो वहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त जो जूनर रहती है ना, वो ज़ियोयान से बोलती है कि जो असिस्टेंट का बिहेवियर था ना, वो थोड़ा मुझे स्ट्रेंज लगा। जिस तरीके से वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था ना, उस वजह से मुझे उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। ज़ियोयान उसे बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो जूनर, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तभी जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो बात को पलट देता है और जूनर को बोलता है कि हमें थर्ड रॉ मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, तुम ये बताओ मुझे। जूनर उसे एक माउंटेन की ओर इशारा करती है और बोलती है उस तरफ एक राइट साइड में एक दुकान है, हमें वहाँ पर जाना है, हमें वहाँ पर हमारा थर्ड मटेरियल मिल जाएगा। तभी जो जूनर है ना, वो हल्का सा पीछे मुड़ के देखती है, तो जो शॉप का असिस्टेंट होता है ना, वो जियाली अंकल के जो सैनिक है ना, उनके साथ बात कर रहा होता है। जूनर समझ जाती है कि ये जो असिस्टेंट है ना, ये हमारी बात कर रहा है उनके साथ। ये सारी चीज़ जल्दी से जूनर ज़ियोयान को बताती है और उसे बोलती है कि मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और फिर वो दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। लेकिन भागते भागते जब वो आधे रास्ता पार कर लेते हैं ना,
उनके सामने वही दोनों सैनिक आ जाते और उनका रास्ता ब्लॉक कर देते। उनमें से जो एक सैनिक रहता है ना, वो अपने जियोयान की तरफ देखता है और उसे बोलता है, जियो परिवार का थर्ड यंग मास्टर जियोयान, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। जियोयान उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। ये बात को जो सैनिक लोग रहते हैं ना, वो इग्नोर कर देते और वो जियोयान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी जो याओ लाओ रहते हैं ना, वो रिंग में से बोलते जियोयान को, तुम्हारा जो मेन फोकस है ना, वो अभी रॉ मटेरियल पे होना चाहिए, तुम्हें फाइट अवॉइड करनी चाहिए और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, रॉ मटेरियल सबसे पहले बचाओ। ये बात सुन के जो अपना जियोयान रहता है ना, वो जूनर का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। उन दोनों को भागता देख जो सैनिक रहते हैं ना, वो उसका पीछा करने की कोशिश करते, लेकिन जियोयान और जूनर काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहते, वो उन दोनों को चकमा दे के भाग ही जाते जैसे तैसे। थोड़ा आगे जाने के बाद जो अपना जियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो बेचारा हाँफने लग जाता है। जूनर उसे बोलती है कि वो जो असिस्टेंट है ना, मुझे लगता है कि वो जियाली फैमिली से मिला हुआ है। जियोयान कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो जूनर, मुझे भी ऐसे ही लगता है, वो जियाली शुरुआत से मेरी जान के पीछे पड़ा है। अब हमें एक ऐसी शॉप ढूंढनी होगी जो जियाली फैमिली से ना जुड़ी हो, तभी हम सक्सेसफुली हमारा जो थर्ड रॉ मटेरियल है ना, उसे ले पाएंगे। फिर ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिया लाओ को दिखाया जाता है, जो कि मार्केट में आ चुका था। उसके सामने उसके वही दो सैनिक आते और उसे बताते कि हम जियोयान को पकड़ नहीं पाए, प्लीज़ किंग हमें माफ़ कर दीजिए। ये सुन के जो अपने लाओ भैया है ना, उनको आ जाता है भयंकर का गुस्सा। वो अपने आसपास का एक आदमी रहता है ना, उसके ऊपर अपनी पावर का यूज़ करते, जिसकी वजह से जो उसके सैनिक लोग रहते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जो लाओ का पीछे वाला सैनिक रहता है ना, वो उसे बोलता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जियोयान ने एक फार्मेसी से 2 रॉ मटेरियल खरीदे, जिसके लिए उसने 2000 गोल्ड कॉइन्स पे किए। ये बात सुन के जो अपने लाओ भैया है ना, वो तो समझ जाते कि जियोयान ने किसी एल्केमिस्ट को जॉब पे रख लिया है और उसकी मदद से वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। फिर यहाँ से जो अपने जिया लाओ भैया है ना, वो वहाँ से निकलने लग जाते। जाते हुए वो बोलते कि मैं इस जियोयान को पकड़ूंगा और फिर इसे अपने हाथों से मारूंगा, और फिर जब मेरे फादर इस मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेंगे ना, तो मैं जितने गरीब लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, उन सबको कीड़े की तरह मसल दूंगा। दूसरी तरफ जो अपना जियोयान और जूनर रहते हैं ना, वो एक शॉप में पहुँचते, जहाँ पर जो ओल्ड लेडी रहती है ना, वो उन्हें एक इविल कोर दिखाती है और इविल कोर के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करती है। इविल कोर जो होता है ना, वो एक बहुत ही रेयर टाइप का ट्रेजर है। ये जो ट्रेजर है ना, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैजिकल बीस्ट के अंदर से। इविल कोर बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है, जो कि कुछ ही मैजिकल बीस्ट के अंदर मिलती है, और ये एक लेवल 1 का इविल कोर है, जिसका नाम है यंग लॉर्ड। अपना जो जियोयान रहता है ना, वो जैसे ही वो इविल कोर को देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जियोयान बोलता है कि मैंने ऐसे इविल कोर बहुत सारे देखे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि ये कोर को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी ग्रुप्स बनाई जाती है, जो कि जंगल के अंदर जाती है और मिथिकल एनिमल्स का हंट करती है। वो जो ओल्ड लेडी है ना, वो पूरी तरीके से जियोयान को एक्सप्लेन करती है। सदियों से बहुत सारी जो ग्रुप्स है ना, वो मॉन्स्टर कोर कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाती है, लेकिन कुछ ही ग्रुप सक्सेसफुल होती है मॉन्स्टर कोर को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बात ज़रूरी नहीं कि हर मॉन्स्टर के अंदर से कोर निकले, सिर्फ कुछ चुनिंदा मॉन्स्टरों के अंदर ये कोर पाया जाता है। इसीलिए इवल कोर को काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम माना जाता है। तभी बाहर से एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ आती है, तो जो अपना जियोयान रहता है ना, वो बाहर निकल के देखता है और एक आदमी से पूछता है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। वो जो अनोन आदमी है ना, वो अपने जियोयान को बताता है कि जो जियाली की फैमिली के गार्ड्स है ना, वो हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। जियोयान उसे बोलता है कि तुम जाओ और हमारी फैमिली के गार्ड्स को बुला के लेकर आओ, जब तक कि मैं उन लोगों को संभालता हूँ। और दूसरी तरफ जियोयान जूनर को बोलता है कि तुम मॉन्स्टर कोर लो और यहाँ से निकल जाओ। फिर जो अपना जियोयान है ना, वो उनकी तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जो जियाली के वही दोनों पुराने सैनिक रहते हैं ना, वो वहाँ पर बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं। तो उनमें से जो एक सैनिक रहता है ना, वो बोलता है कि भाई मुझे टॉयलेट आई है, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तू यहाँ पर वो लड़के का वेट कर। जब वहाँ पर एक सैनिक बचा होता है ना, तो जो अपना जियोयान रहता है ना, वो उस एक सैनिक के ऊपर पोस्टर गिरा देता है और उसको पोस्टर से लपेट देता है। जियोयान अपने मन में सोचता है कि मैंने एक सैनिक का तो गेम बजा दिया, अब दूसरा सैनिक मुझे ढूंढना है और उसका भी गेम बजाना है। अपना जो जियोयान रहता है ना, वो दूसरे सैनिक की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो दूसरा सैनिक है ना, वो अपनी पावर्स के साथ उसके सामने आ जाता है। जियोयान उसको देख कर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन उसको समझ आ जाता है कि जो पहला वाला सैनिक था ना, वो भी आज़ाद हो गया उसकी पकड़ से। अब ये दोनों जो सैनिक रहते हैं ना, ये मिलकर अपने जियोयान को घेर लेते हैं। अब ये दोनों जो सैनिक लोग रहते हैं ना, ये अपने जियोयान के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन जो अपना जियोयान रहता है ना, वो जैसे तैसे इनके अटैक से बचता है और भागने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर एक और बंदा खड़ा होता है
जो कि थे अपने लाओ भैया। जो अपने लाओ भैया रहते हैं ना, वो अपनी पावर का यूज़ करते और अपने जो जियोयान है ना उसको फ्रीज कर देते हवा में। जिया लाओ उसकी तरफ देखता है और उसे बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, मुझे लगा तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत तो दम होगा, तुम थर्ड यंग मास्टर हो, लेकिन तुम तो एक चींटी से भी कमज़ोर हो। फिर वो अपनी पावर का यूज़ करता है और जियोयान को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर जूनर आ जाती है जो जियोयान को पकड़कर एक सेफ लैंडिंग दे देती है। जिया लाओ जूनर की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और अगर तुम यहाँ से जा नहीं सकती ना तो तुम मेरी वाइफ बन सकती हो। ये चीज़ सुन के जो अपना जियोयान रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उस बंदे से बोलता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई जूनर से इस तरीके से बात करने की, इससे सॉरी बोल। जिया लाओ उसे बोलता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, प्रेजेंट स्टेट में मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इससे शादी कर सकता हूँ, तो मुझे इससे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो जूनर रहती है ना वो उसे बोलती है कि कोई पागल लड़की चोंगी जो तुमसे शादी करेंगी। ये बात सुन के जो अपने लाओ भैया है ना उनका तो गंदा हो गया रोस्ट। तभी उस एरिया में जियो फैमिली के सोल्जर्स आ जाते हैं। सैनिक लोग अपने लाओ के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो फिर अपना लाओ जो रहता है ना वो अपने सैनिकों को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे जियाली अंकल वापस से दिखाए जाते हैं। अंकल वापस आ गए यार। तभी वहाँ पर लाओ आ जाता है और अपने फादर को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया जियो मार्केट में, लेकिन जो यूनलैंग सेक्ट है ना उनके कोई भी डिसाइपल वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। सो ये बात से ये कंफर्म हो जाता है कि जो यूनलैंड सेक्ट है ना और जियो फैमिली उनका जो एग्रीमेंट है वो टूट चुका है पूरी तरीके से। और मुझे आपको एक और चीज़ ये बतानी है कि वो जो जियोयान है ना वो एक एल्केमिस्ट की हेल्प ले रहा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन उस जैसा गधा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो कितना बड़ा बुद्धू है, वो चाहे एल्केमिस्ट की हेल्प क्यों ना ले ले वो रहेगा गधा का गधा। अपने जो जियाली अंकल है ना ये एल्केमिस्ट वाली बात पे सीरियस हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि अगर जियोयान किसी एल्केमिस्ट की हेल्प ले रहा है तो वो स्ट्रांग बन सकता है। अपने जियाली अंकल बोलते बेशक वो कमज़ोर लड़का है, अभी वो नालंग जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर वो एल्केमिस्ट की हेल्प लेता रहा और कंटिन्यूस कल्टीवेशन करता रहा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, शायद तक कि वो नालंग से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। तभी जो जिया लाओ है ना वो अपने फादर से पूछता है कि हमें करना क्या चाहिए। अपने जो अंकल है ना वो एकदम विलन अंदाज में उससे बोलते हैं, मतलब विलन अंदाज में डायलॉग मारते हुए उससे बोलते हैं हम इस बार उस लड़के को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, मतलब उसे मार डालेंगे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जियोयान का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर जो याओ लाओ रहते हैं ना वो अपने हाथों की मदद से जो डूची का फ्लो है ना उसे कंट्रोल करते और वो जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं ना उनको मतलब कंडेंस करने लग जाते एक पिल के फॉर्म में। ये चीज़ को देख के जो अपना जियोयान रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जियोयान बोलता है ये चीज़ तो मेरे फादर भी नहीं कर सकते, आप सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो। याओ लाओ उसे बोलता है मेरे स्टूडेंट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये सारी प्रोसेस सिखाऊंगा। फिर जो अपने याओ लाओ रहते हैं ना वो उन तीनों रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से एक मेडिसिन बना लेते हैं। फिर वो जो पिल रहती है ना वो उससे एक बॉटल के अंदर डाल देते हैं। अब याओ लाओ बोलते कि जैसा मैंने किया ना अब जियोयान तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे ये सब करके दिखाओ। तो जो अपना जियोयान रहता है ना वो अपने हाथ के ऊपर वो डूक्यू को कंडेंस करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा होता उतने परफेक्टली। याओ लाओ ये सब देख के शॉक हो जाते हैं कि इस उम्र में ये बंदा सॉलिड फायर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये बंदा कंटिन्यूसली उस फायर को मेंटेन नहीं कर पाता है। याओ लाओ उसे बोलते कि तुम अपने हाथ के सेंटर पॉइंट पे फोकस करो और वहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करो और वहाँ पर पूरी एनर्जी को जमा करने की कोशिश करो। जियोयान भी अपने मास्टर की बात को फॉलो करता है और वही सारी प्रोसेस दोहराता है। ये सारी स्टेप करने के बाद जो जियोयान के हाथ पे जो फायर रहती है ना उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लग जाती है। ये सब चीज़ को देख के जो अपने याओ लाओ रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। याओ लाओ कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम मेरे जैसी फायर यूज़ करना सीख जाओगे। तभी जो अपना जियोयान रहता है ना वो कंटिन्यूस डूक्यू यूज़ करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, वो खून की उल्टी कर देता है वहीं पर। जियोयान की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन के ऊपर बेहोश हो जाता है। याओ लाओ शॉक हो जाते हैं जियोयान की हालत देख के, तो वो सोचते कि मुझे इस लड़के की हेल्प करनी होगी। तो फिर जो अपने याओ लाओ रहते हैं ना वो अपनी पावर को जियोयान की बॉडी के अंदर डालने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके वो जो अपनी वाइट फ्लेम है ना वो जियोयान की बॉडी के अंदर एंटर करने लग जाती है। तभी जो याओ लाओ है ना वो बोलते कि मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को ठीक कर दे रहा हूँ जिसकी मदद से तुम्हारा जो लेवल है ना वो लेवल 4 हो जाएगा। अब जो मेरा फ्यूचर है ना वो तुम पे डिपेंड करता है जियोयान। फिर वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा रोशनी का मतलब वो होता है विस्फोट। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस का। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे टिकट लेने के लिए।
इनमें से एक थे अपने जानजियो के पास का एक एल्डर जाता है टिकट लेने के लिए अपनी वीआईपी सीट की। सो जब वो एल्डर टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे पहुंचता है ना, तो उसे पता चलता है कि जो जियाली फैमिली है ना और अओबा फैमिली, उन लोगों ने भी वीआईपी सीट की टिकट ली है। तो वो जल्दी से जाके जानजियो को बताता है कि ये लोग ने भी टिकट ले ली, जिसको सुन के जो अपना जानजियो ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर ऑक्शन हाउस की जो बिल्डिंग है ना, उसके टॉप पे एक लेडी बैठी होती है जिसका नाम है याफे। इसके पास एक असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि जो 3 मेजर बड़ी फैमिली है ना, यानी कि जियाली फैमिली और अपनी अओबा फैमिली और ये जियोयान की फैमिली, इन तीनों फैमिली ने भी इस ऑक्शन के अंदर एंट्री ली है। ये बात को सुन के जो अपनी याफे है ना, अपने मन के अंदर सोचती है कि इन तीनों फैमिली के बीच में ना एक बहुत बड़ी बिडिंग वॉर होने वाली है। वो अपने मन में सोचते कि लेकिन मुझे इन सब के बीच में न्यूट्रल रहना है, तभी हम फ़ायदा उठा पाएंगे इनकी बिड वॉर का। फिर यहाँ से सीन अपने जियोयान के ऊपर आ जाता है। जो अपना जियोयान रहता है ना, वो आराम से मतलब डम्पलिंग्स खा रहा होता है। आराम से क्या, वो बहुत हड़बड़ी में खा रहा होता है डम्पलिंग्स। याओ लाओ रहते हैं ना, वो उसे बोलते कि भाई तू आराम से खाया, तू इतने ज़्यादा हड़बड़ी में क्यों खा रहा है। तो जियोयान उसे रिप्लाई में बोलता है कि यार मुझे खान दो डम्पलिंग्स, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेनिंग करी थी ना, उसके बाद देखा था ना मेरी हालत कैसे ख़राब हो गई थी। सो अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं ज़्यादा खाऊंगा और ज़्यादा तंदुरुस्त रहूँगा। तभी याओ लाओ बोलते कि तुम कितने बेकार लड़के हो यार, तुम वहाँ पर मरने की हालत में थे और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुमने अभी तक मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। एहसान फरामोश, एटलीस्ट मुझे इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल दो कि मैंने तुम्हारी मदद लेवल 4 तक पहुँचने में की है। तो जो अपना जियोयान रहता है ना, वो फाइनली अपने याओ लाओ को थैंक यू बोल ही देता है। अब जो याओ लाओ रहते हैं ना, वो एक डम्पलिंग को हवा में उठाते और अपनी वैक्यूम टेक्निक दिखाते हैं। जियोयान उनसे पूछता है कि ये कौन सी टेक्निक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो याओ लाओ उसे बताते इस टेक्निक का नाम है वैक्यूम टेक्निक। लेकिन याओ लाओ जैसे ही वो मोमोज को पकड़ते, यानी कि डम्पलिंग को पकड़ते हैं ना, तो उनको एकदम गर्माहट का एहसास होता है। ये चीज़ को देख के जो जियोयान है ना, वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम तो एक स्पिरिट हो, तो तुम्हें ये गर्माहट का एहसास कैसे हो रहा है। वैक्यूम टेक्निक सुनकर जो अपना जियोयान है ना, उसे याद आता है कि उसने मार्केट में एक मेटल का पीस खरीदा था। तो वो अपने याओ लाओ से पूछता है कि ये मेटल का पीस कुछ यूज़ आएगा इस टेक्निक में। अब जो अपना जियोयान रहता है ना, वो ज़िद्दी जैसा बिहेव करने लग जाता है और वो याओ लाओ से बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे वैक्यूम पंप टेक्निक सिखाओगे, तो मुझे सिखाओ ना यार। याओ लाओ उसे बोलते कि पहले मुझे मास्टर बोलो, फिर मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाऊंगा। तो जो अपना जियोयान रहता है ना, अपना दिमाग चलाता है और वो जो डम्पलिंग है ना, उसे आगे कर देता है और उसे मास्टर बोलता है। और याओ लाओ को लगता है कि वो मास्टर मुझे बोल रहा है। मास्टर सुन के जो अपना याओ लाओ रहता है ना, वो एग्री कर जाता है उसे टेक्निक सिखाने के लिए। लेकिन जो जियोयान रहता है ना, वो उसे बोलता है कि मैंने तो मास्टर इस मोमो को बोला था। ये चीज़ सुनकर जो अपना याओ लाओ है ना, उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। वो फिर जियोयान को बोलता है वैक्यूम पंप टेक्निक एक बहुत इनसिग्निफिकेंट टेक्निक है। इसके बाद जो याओ लाओ रहता है ना, जियोयान जो डम्पलिंग खा रहा होता है ना, उसके अंदर का मसाला निकाल लेता है और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। याओ लाओ बोलता है जब तुम ये टेक्निक सीख जाओगे ना, तो तुम 1 टन से भी ज़्यादा वेट को उठा पाओगे और लड़ाई के टाइम ये जो टेक्निक है ना, ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएंगी, क्योंकि तुम इस टेक्निक की मदद से काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट अपने अपोनेंट के ऊपर फेंक के मार सकते हो। ये सब सुन के जो अपना जियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये टेक्निक सिखा दो यार। याओ लाओ वो जो मेटल प्लेट है ना, वो अपने हाथ में ले लेते हैं और उससे बोलते कि धीरज रखो, मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा दूंगा। ये जो प्लेट है ना, ये वैक्यूम पंप टेक्निक के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये इसके अंदर बहुत सारी वैक्यूम टेक्निक्स है जो तुम सीख सकते हो, तो तुम काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हो कि ये प्लेट तुम्हारे पास है। फिर जो याओ लाओ है ना, एक और बार वैक्यूम पंप टेक्निक का एग्जाम्पल दिखाते हैं, जिसको देख के जो जियोयान है ना, वो और ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है प्लीज़ मास्टर मुझे ये टेक्निक सिखा दो, प्लीज़ मैं आपको मास्टर बोलने के लिए भी रेडी हूँ, प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो ये याओ लाओ रहते हैं ना, वो बोलते धीरज रखो बेटा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा ये टेक्निक। अब याओ लाओ बोलते हैं सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक लेवल ऑफ टेक्निक सिखाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें एडवांस लेवल पे लेके चले जाऊंगा पाम टेक्निक में। ये सब सुन के ना अपना जियोयान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जियोयान बोलता है कि मुझे उस टेक्निक का नाम तो बता दो यार मास्टर। तो जो अपना याओ लाओ रहता है ना, वो बोलता है अभी तुम्हें नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाने वाला हूँ। इसके बाद जो अपना जियोयान रहता है ना, वो अपने जियो फैमिली के प्रैक्टिस एरिया में चले जाता है, जहाँ पर जो जूनर रहती है ना, वो अपने निंग भैया के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है फाइट की। भाई इसे फाइट करना नहीं बोलेंगे, जूनर वो बैंड बजा रही होती है अपने निंग भैया की। तो अपना जियोयान वहाँ पर पहुँचता है और वो भी ये फाइट देखने लग जाता है। जूनर जियोयान को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एक मूव में अपने क्या बोलते हैं निंग भैया को ना नॉकआउट कर देती है। अपना जो जियोयान है ना, वो जूनर की तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम कैसी हो जूनर। तो जो जूनर रहती है ना, वो फील कर लेती है कि जो जियोयान है ना, उसने अपना लेवल बढ़ा लिया और अब वो लेवल 4 के ऊपर है। वो जियोयान को बोलती है कि मैं तुमसे निराश हुई यार,
तुमने तो मुझे अपनी दोस्त मानते ही नहीं हो। अगर तुम मुझे अपनी दोस्त मानते तो तुम मुझे बताते कि तुम कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन तुम तो अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो और अपना लेवल बढ़ा रहे हो। दूसरी तरफ जो अपना निंग रहता है ना, वो भी उड़ जाता है और वो जियोयान की तरफ देखते हुए बोलता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जूनर उसे बोलती है कि जियोयान भी फैमिली का हिस्सा है और उसका आना यहाँ पर अलाउ है, तो तुम ज़्यादा हीरो मत बनो। जियोयान भी इस बात का फ़ायदा उठाता है और जूनर के कंधे पे हाथ रख देता है, जिसको देख के जो निंग है ना, उसकी गंदगी जल जाती है। वो गुस्से से वहाँ से चले जाता है। तभी जूनर बोलती है कि भले ही तुम लेवल 4 पे पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। निंग के कंपैरिजन में तुम कमज़ोर हो। निंग लेवल 8 पे है। तुम्हें कुछ पावरफुल टेक्निक की ज़रूरत है जिसकी मदद से तुम बाकियों के लेवल तक पहुंच सकते हो। रुको, मैं तुम्हें एक टेक्निक देती हूँ। तो जो अपनी जूनर रहती है ना, वो थोड़े आगे जाती है और एक स्क्रोल निकालती है और वो जियोयान को दे देती है। जूनर जियोयान को बोलती है ये जो टेक्निक है ना, इसका नाम है रॉक पाम क्रशिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक है ना, ये लेवल 4 के जो बंदे हैं ना, उनको सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनका लेवल अप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और उन्हें जल्दी पावरफुल बनाती है। ये टेक्निक लेके जो अपना जियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई जूनर ने मेरे को टेक्निक दी है, मैं तो पक्का सीखूंगा ये टेक्निक। फिर ये टेक्निक लेके जो अपना जियोयान है ना, वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है। अब जो अपना जियोयान है ना, वो अपनी टेक्निक याओलाओ को जाके दिखाता है। तो याओलाओ उसे बोलते कि क्या बकवास टेक्निक तुम लेकर आए हो, इतनी फालतू टेक्निक तुम सीखोगे, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें कुछ अच्छी टेक्निक सिखाता हूँ। तो जो याओलाओ रहते ना, वो उसे एक स्क्रोल देते और बोलते कि हम याली टेक्निक सीखेंगे, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, इसे सीखने के लिए एक कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि तुम्हें लेवल 5 पे पहुँचना होगा। तो ये बात सुन के जो अपना जियोयान है ना, वो बोलता है मास्टर मास्टर मास्टर, प्लीज़ मेरी मदद करो ये टेक्निक सीखने में। फिर इसके बाद हमें नालंग का सीन दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ के ऊपर बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि जियोयान से ज़्यादा मैंने डफर आदमी नहीं देखा। वो 3 साल में इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि वो मुझे हरा सके, और उसने मुझे चैलेंज दिया है। जब मैं 3 साल बाद उसका कुत्ता बनाऊंगी ना और उसके परिवार को बेइज्जत करूंगी ना, तब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और वापस से हमें जियोयान को दिखाया जाता है, जो कि भाई अपना ट्रेनिंग कर रहा था। अपने जो याओलाओ रहते हैं ना, वो कंटिन्यूसली जियोयान की बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो जो अपना जियोयान रहता है ना, वो उनसे पूछता है कि आप मेरी बॉडी के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो बार बार, मुझे तो ट्रेनिंग करनी चाहिए ना इस मौके पे। याओलाओ बोलते हैं मैं तुम्हारी बॉडी पे इसीलिए अटैक कर रहा हूँ, इसकी वजह से जो तुम्हारी शारीरिक क्षमता है ना, वो बढ़ेगी। इसकी वजह से तुम जल्दी से जल्दी ऑक्टेन क्रशिंग टेक्निक सीख सकते हो। इस टेक्निक में तुम्हारे पास 8 लेयर की पावर्स रहेंगी, जिसकी मदद से तुम अपने सामने वाले को ना बहुत इजीली हरा सकते हो। ये टेक्निक सीखने के लिए एक मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ अगर तुम्हें तुम्हारा लेवल भी बढ़ाना है और ये टेक्निक भी जल्दी सीखनी है, तो हमें और ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। इनडायरेक्टली मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि तुम्हें और ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हें ये सब खरीदना पड़ेगा। तो ये सब सुन के जो अपना जियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलते हैं कि अभी तक के तो मैंने पैसे भी नहीं चुकाए हैं, मैं कैसे खरीदूंगा ये सब, तुम तो मेरे को कंगाल करके छोड़ोगे। फिर भाई लोग यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना जियोयान था ना, वो भेस बदल के वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने एक ब्लैक कलर का कोट पहन लिया था, जिसकी वजह से जो उसका स्पिरिचुअल प्रेशर था ना, वो पूरी तरीके से दब चुका था, और इस कोट की मदद से कोई भी जियोयान की रियल आइडेंटिटी पहचान नहीं पाएगा। अपने भाई के हाथ में होती है वही पिल जो याओलाओ ने उसके लिए बनाई थी, उसको लेवल अप करने के लिए। याओलाओ बोलते हैं जियोयान, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग है। ये जो पिल है जिसका तुमने यूज़ कर लिया था अपना लेवल बढ़ाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा पिल बची है तुम उसको नीलाम करने वाले हो, और नीलामी से जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उसकी मदद से तुम न्यू रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हो। मुझे तुम्हारा आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ तुम्हारी नॉलेज की वजह से। ये बात सुनकर अपना जियोयान भी खुश हो जाता है कि भाई उसके मास्टर को उसके ऊपर प्राउड है। अब जो अपना जियोयान है ना, वो अंदर चले जाता है ऑक्शन हाउस के। ऑक्शन हाउस के अंदर जाने के बाद वो याफे से मिलता है और याफे को अपना प्रोडक्ट दिखाता है। याफे उसके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करती है और उसे भी ये जो प्रोडक्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है ये तो एक रैंक 2 का एलेक्सियर है। याफे एक और बात जियोयान से पूछती है कि क्या तुम इसे सच में नीलाम करना चाहते हो। तो जो अपना जियोयान रहता है ना, वो बोलता है हाँ, तुम इसे नीलाम कर दो और जो पैसे बनेंगे ना, वो तुम मुझे दे देना। याफे फिर वो प्रोडक्ट उठा लेती है और नीलामी वाले एरिया है ना, वहाँ पर चली जाती है। फिर वो पीछे मुड़ती है और जियोयान को भी बोलती है कि भाई तुम भी ऑक्शन हाउस में आ जाओ। तो जो अपना जियोयान है ना, उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जो याफे थी ना, वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जियोयान बोलता है कि मैं मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता हूँ। इस बात पर अपनी याफे भी एग्री कर जाती है। फिर जो अपनी याफे रहती है ना, वो ऑक्शन हाउस में चली जाती है और जो वो पिल है ना, उसकी नीलामी चालू कर देती है। अब जो अपनी याफे है ना, ये जो एलेक्सियर है, इसकी खासियत बताने लग जाती है कि अगर कोई बंदा लेवल 3 पे है तो उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा इसकी मदद से। ये जो पिल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ऐसी बेसिक डिटेल दे रही होती है ये पिल की। यहाँ पर अपने जानजियो और अपने जो जियाली अंकल है ना, वो दोनों बैठे होते हैं और जियाली अंकल को समझ में आता है कि ये जो मेडिसिन है ना,
ये अपने जियोयान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो उनने तो मन बना लिया था कि मैं भाई बिड बढ़ाते रहूँगा। सो भाई लोग अब ऑक्शन चालू हो जाता है, मतलब वो मेडिसिन का, और उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था ना वो 8000 रहता है। तो हमारे प्यारे जियाली अंकल सीधे वो जो मेडिसिन है ना उसकी बोली लगा देते 3000 गोल्ड कॉइन। इतनी ज़्यादा बोली देख के जो बाकी सब लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे कि आदमी पागल वागल हो गया कि ये कैसी बोली लगा रहा है। लेकिन जो अपने जान जियो थे ना वो सीरियस थे उस मौके पे, और उनको पता था कि भाई मेरे को ये मेडिसिन खरीदनी होगी मेरे बेटे के लिए। तो जो अपने जान जियो रहते हैं ना वो बोली लगाने के लिए आगे बढ़ रहे होते, लेकिन जो उनके साइड के एल्डर्स रहते हैं ना वो उसको बोलते कि नहीं सर आप ऐसे मत करिए, ऐसे बोली मत लगाइए, ये जियाली आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो जान जियो रहते हैं ना वो उन सब की बात नहीं सुनते, उनके लिए उनका बेटे का प्यार था तो वो बोली लगा देते। फाइनली जान जियो जो रहता है ना वो 40,000 गोल्ड कॉइन्स के साथ ये जो एलेक्सियर है ना वो अपने अंदर खरीद लेता है। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 3 और 4 ऑफ बैटल थ्रू द हेवंस। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी ना तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।